नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि मैंने आपको एक वन लाइनर बैच के रूप में विशिष्ट बैच स्टार्ट करने के बारे में आपको सूचना दी थी, तो आज अपन वन लाइनर के रूप में ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और रीट और सेकंड गेट, रीट मेंस और सेकंड गेट का जब तक एग्जाम होगा तब तक अपन सिलेबस को कई बार रिवाइज या रिवीजन कर चुके होंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज के रीड से और सेकंड गेट के, रीड के और सेकंड गेट के सिलेबस के तीन भागों को आपके सामने लाया हूं। ठीक है, उससे संबंधित अपन आज जो सवाल है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान के इतिहास के बारे में बता देता हूं। तो अपन राजस्थान का इतिहास बड़े अच्छे से अपन ने शुरू किया उसका, और इतिहास के बारे में काल का विभाजन वगैरह। ठीक है, फिर सभ्यताओं के काल में अपन ने सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ा था, कौन कौन सी थी राजस्थान की सभ्यताएं। तो यही टॉपिक है जो रीट मेंस है, उसके जो राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान के सिलेबस का एक भाग है राजस्थान का इतिहास। उसका जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा होगा, ठीक है, आहड़ होगा, गणेश्वर होगा। ठीक है, तो कुछ मुख्य सभ्यताएं हैं, उनसे संबंधित जो सवाल बनते हैं उसके बारे में अपन आज जो वन लाइनर है वो लेके आने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं आज जो ये वन लाइनर है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, और इससे अलावा अपनी जो नेक्स्ट क्लास आएगी, जब वापस नंबर आएगा राजस्थान का इतिहास, आरटीई और समसामयिक, तो इसके बाद जो आज अपन ने 14 सवाल लिखे हैं, तो इसके बाद और सवाल आएंगे जो इनसे मिलेंगे नहीं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं या फिर नए सवाल होंगे। ओके, तो आज का मैं शुरू कर रहा हूं वन लाइनर के रूप में अति महत्वपूर्ण सवालों के रूप में, जो किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे वीडियो है, पटवार हो, सेकंड ग्रेड हो और रीट, इन दोनों पे खास जोर दिया गया है। सभ्यता के टॉपिक से रिलेटेड रीट और सेकंड ग्रेड का। तो मैं पहला सवाल जैसे कि पढ़ रहा हूं, वैसे मैंने सभ्यताओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, कालीबंगा के रूप में, जैसा कि कालीबंगा काले रंग की चूड़िया, पंजाबी भाषा में इसका अर्थ होता है। फिर ये कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। फिर कौन सी नदियों के किनारे स्थित, तो सरस्वती और दसवती नदी, और जबकि वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित। इसी प्रकार अपन ने काले रंग की वो एक बच्चे का कंकाल रूपी एक खोपड़ी देखी, जिसमें शल्य चिकित्सा या फिर मस्तिष्क से रोग संबंधित पढ़ा अपन ने। फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य जहां मिले वो कालीबंगा था, तो ये कालीबंगा देखा। इसके बाद में अपने गिलून सभ्यता देखी, जो गिलून थी जो राजसमंद में स्थित थी। सॉरी। इसके बाद में अपन ने गणेश्वर देखा, जो गणेश्वर पहले तो थी नीम का थाना तहसील सीकर में, जो कि वर्तमान में नीम का थाना एक जिला बन चुका है। इसीलिए नीम का थाना जो होगा उसी में ही गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में अपन ने पढ़ा। तो इतना सब कुछ अपन ने पढ़ा। आज उसका ही अपन ऐसा समझ लो आपका रिवीजन हो रहा है, या फिर रीट और सेकंड गेट और आने वाली प्रत्येक भर्ती के लिए वन लाइनर लेके आया हूं। तो चलो, काली बंगा का अर्थ पंजाबी भाषा में होता है काले रंग की चूड़िया। फिर कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो प्रोफेसर अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, जो मैंने अभी बोला। इसके बाद में जुते हुए खेतों का साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो जुते हुए खेत का, ये लगभग राजस्थान के छोटे से छोटे और बड़े बड़े से बड़े एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, और अति महत्वपूर्ण सवाल है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता। ओके, कालीबंगा सभ्यता। चलो, अपन ने इसी तरह ये सारा रिवीजन कर रहे हैं आज, तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और ये वन लाइनर अति 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 महत्वपूर्ण है आने वाले राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए। फिर कालीबंगा सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में। आया समझ में। इसके बाद में कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे पे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी। और मैंने एक और बोला था दशवती या सरस्वती, जो कि पहले थी और वर्तमान में घग्गर नदी, हनुमानगढ़। ओके, फिर कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया, ये सवाल राजस्थान के कई एग्जामों में सवाल पूछा गया है। कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया
मुख्य रूप से 5 स्तरों में किया गया। अब वो 5 स्तर कैसे थे? तो शुरुआत के 2 स्तरों में जब खुदाई की गई तो वो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की मानी जाती है। और इसके बाद में तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर के बारे में देखा गया तो वो स्तर थे लगभग हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। आया समझ में? तो इतना सब कुछ ये कालीबंगा 5 स्तरों में खुदाई। फिर कालीबंगा का उत्खनन किन लोगों ने किया? ठीक है, तो बीपी लाल एवं बीके थापर, बीपी लाल एवं बीके थापर। अब इतनी सब कुछ अपन ने पढ़ा कालीबंगा के बारे में। अगली जैसे क्लास आएगी तो अपन कालीबंगा से बनने वाले और सवाल लेके आएंगे। इसके बाद में है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी, या फिर इसका और नाम बताओ, टीलों के आधार पे मैंने बताया था धूलकोट। ठीक है, फिर बनास संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता स्थल है? तो आपको ये भी पता होगा, आहड़ सभ्यता स्थल। फिर आहड़ सभ्यता स्थल स्थित कहाँ स्थित है, मतलब वो जिला कौन सा है जहां स्थित है? तो उदयपुर और आयड़ या आहड़ नदी के किनारे। उदयपुर जिला और आयड़ या आहड़ नदी के किनारे स्थित है कौन सी? आहड़ सभ्यता। फिर ये 2 सवाल या 3 सवाल आपने आयड़ से देखे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा गिलून और गणेश्वर, जो बाकी वाली सभ्यता। मैं कह रहा हूं इससे संबंधित अपनी नेक्स्ट क्लास में सारे सवाल आएंगे। ओके, फिर आगे है गिलून सभ्यता स्थल, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। फिर इसके बाद है गणेशर सभ्यता। मैंने बोला था नीम का थाना तहसील सीकर में पहले था। अब जब राजस्थान के 41 जिले बन चुके थे, फिर नीम का थाना भी एक जिला बन चुका था, इसलिए गणेशर सभ्यता नीम का थाना। फिर बैराट सभ्यता स्थल, वही पहले तो ये सिर्फ जयपुर में आता था, लेकिन अब जयपुर का कोटपुतली और बहरोड अलवर का, तो दोनों जिलों का क्षेत्र काट के एक नया जिला बना है। दोनों नाम भले एक लिख रखे अलग अलग, लेकिन ये एक ही जिला है, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो वही सभ्यता स्थल जहाँ भाबरू अभिलेख वगैरह मिला, मतलब मौर्यकालीन जानकारियां वगैरह, इसके बाद में 16 सिक्के यूनानी के रूप में मिले वगैरह, ये सब कुछ बेराट से। फिर है भागोर सभ्यता, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो आज से संबंधित अपने राजस्थान का इतिहास का एक जो भाग था, सेगमेंट था रीट मेंस का, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का, उससे संबंधित ये अपन ने सवाल वन लाइनर दिए। इसके बाद में रीट मेंस का एक टॉपिक रहता है आरटीई 2009। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे संबंधित सवाल ऐसे आते हैं, पहले तो पूछा जा सकता है आरटीई 2009 से संबंधित, इसके बाद आरटीई 2009 नहीं सॉरी 2011 से संबंधित। अब 2011 से संबंधित कैसे होगा? क्योंकि ये आरटी 2009 भारत में लागू हुई, लेकिन राजस्थान में लागू हुई वो एक उप नियमों के तहत लागू हुई, जिसे बोलते हैं उप नियम आरटी 2011। ठीक है, तो उसके भी सवाल आ सकते हैं। आज अपन आरटी 2009 से संबंधित कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आरटी 2009 में जो एक संस्थागत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार के रूप में एक अधिकार है 2009, उसमें कुल अध्याय है, वो अध्यायों की संख्या कितनी है? 7। ओके, 7 अध्याय हैं। फिर आरटी 2009 में कुल धाराएं कितनी है, मतलब इन 7 अध्याय दिए हुए हैं, इनमें कितनी कितनी है वो आगे की क्लास में अपन देखेंगे। जैसे अध्याय 1 है, उसमें पहली और दूसरी धारा होगी। जैसे अध्याय 2 है, उसमें तीसरी से लगा के, मतलब आगे अपन जैसे देखेंगे। तो मतलब ये अध्यायों के बारे में आगे देखेंगे, कौन सी अध्याय में कौन सी धारा है। लेकिन आरटी 2009 में कुल धाराएं कितनी है? 38। आपको 38 ही करना है, 39 नहीं करना है। ठीक है, ना ही 37 करना है। फिर आरटी 2009 में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? कुल कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। बिल्कुल, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 4 है। आरटी में कुल अध्याय 7 है। जो चौथा अध्याय है उसका नाम है विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य, जो बहुत ही बड़ा है। तो विद्यालय और अध्यापकों के कर्तव्य दे रखे हैं, मतलब सिलेबस किस हिसाब से पूरा करना है, कैसे करना, वो सारा। फिर है आरटी 2009 के तहत कितने वर्ष की बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं दोनों को ये शिक्षा इस नियम के तहत, इस विशेष प्रकार के अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष तक बालकों के, ये बिल्कुल एक परीक्षा में सवाल पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दिया गया था 6 से 18 वर्ष तक का। इसीलिए लंबी
भाग तोड़ के बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया, ठीक है। जबकि ये डिलीट नहीं होना है, बिल्कुल आरटी की एक धारा के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए आरटी 2009 के तहत उपबंध है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का। आ रहा समझ में आपको? इसके बाद में ये इसकी जो धारा है या अध्याय है, इसके तहत एक धारा है जिसके तहत परिभाषाएं दे रखी है। परिभाषाएं जैसे समुचित सरकार, विद्यालय वगैरह, या फिर कौन कौन सी संस्थाएं वगैरह इसमें काम करेगी, तो उससे संबंधित। तो उसमें एक शब्द आया है समुचित सरकार। तो समुचित सरकार से क्या क्या आशय होता है? तो समुचित सरकार का मतलब होता है एक तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर सरकार, ठीक है। स्थानीय सरकार स्तर पे, ग्रामीण स्तरों पे ये सरपंच वगैरह जो भी पंचायत समिति ये हो जाएगी, और इसके बाद में अगर शहरों में देखो तो नगर पालिका, नगर निगम वगैरह ये हो जाते हैं, और राज्य और ये। तो इस प्रकार से समुचित सरकार से, इन तीनों प्रकार की सरकार से इसका अर्थ लगाया जाता है। फिर एक सवाल, एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि आरटी 2009 के तहत जो विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उसमें कौन कौन सी विद्यालय सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। ये वाकई में सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एक तो है सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय सारे, इसकी बात है निजी यानी प्राइवेट विद्यालय, इनमें 25% सीटों के साथ कुछ रिजर्वेशन के रूप में ये बच्चों को दिया जाता है और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। फिर है केंद्रीय विद्यालय, जो कैंट वगैरह के होते हैं, ठीक है, जिन जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं ना, वो विद्यालय। और इसके बाद में है विशिष्ट विद्यालय। अब ये विशिष्ट विद्यालय क्या होते हैं? जो किसी संस्था के द्वारा संचालित होते हैं। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन विद्यालय होते हैं। तो आरटी 2009 के तहत इन चारों विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। नोट, मैं यहाँ एक अपवाद बोल रहा हूँ, ठीक है। इन चारों विद्यालयों को ही सम्मिलित किए जाते हैं। इससे संबंधित इसमें एक ऑप्शन आता है, धर्म से संबंधित शिक्षा जो दिए जाते हैं, उस प्रकार के विद्यालय हैं जो आरटी 2009 के तहत शामिल नहीं किए जाते। आपको एक नोट या अपवाद के रूप में याद रखना है, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित जो भी संस्थान है, जो भी विद्यालय संबंधित है, वो इन आरटी 2009 के तहत नहीं है। ओके, ये सवाल आपके राजस्थान के पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, कौन कौन से विद्यालय सम्मिलित किए जाते हैं, सरकारी, निजी, केंद्रीय और विशिष्ट, मैंने बोला संस्थाओं के माध्यम से। तो आरटी 2009 के तहत तो रीट का जो मेंस का सिलेबस है, उसके तहत ये इतने सवाल, 6 सवाल है, 6 सवाल के तहत अपन ने इससे संबंधित शुरू की है। जैसे ही अगली क्लास आएगी, अगले नंबर पे इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड बात होगी, तो आगे के सवाल है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित अपन चर्चाएं करेंगे। आ रहा समझ में आपको? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या फिर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में एक तीसरा सेगमेंट है जो कि रीट मेंस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और सेकंड ग्रेड के संबंधित। तो इसका संबंध है, वैसे तो अपन करंट से रिलेटेड एक अलग क्लास लेते हैं, उसमें राजस्थान भी आता है, और इसके अलावा उसमें आता है आपके इंडिया से संबंधित जो भी या विश्व से संबंधित जो भी जानकारी है, उससे संबंधित अपन सवालों के बारे में अच्छे से जानकारियां आपसे साझा करते हैं। लेकिन रीट मेंस और सेकंड ग्रेड का एक अलग से टॉपिक या फिर एक सिलेबस का भाग लेकर रखा है राजस्थान समसामयिक की। तो आज मैं आपके सूझत सार के रूप में कुछ सवाल लेके आया हूं, जो कि राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में इससे संबंधित सवाल बन सकते हैं, ठीक है। आज ये 8 सवाल लेके आया हूं, और अगली क्लास के अंदर इससे के जो बाद वाले सवाल है वो अपन लेके आएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का। ये अपने आर्थिक समीक्षा में एक सवाल था, रामेर तालाब गांव, एक गांव का नाम है रामेर तालाब, उस गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, यह किस जिले में स्थित है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए, जब किसी जिले को या किसी गांव को जब राजस्व गांव का दर्जा मिलता है तो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तो राजस्व गांव का अगर किसी को दर्जा मिल जाता है, फिर उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं वगैरह जो करती है वो सरकार बड़े अच्छे से करती है, इसीलिए ये राजस्व गांव का दर्जा होता है। तो वर्तमान में रामेर तालाब गांव है जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, उसको ही एक राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है। ये बिल्कुल आपके राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित आप सवाल जरूर देखेंगे। अब इसके बाद में एक प्रतियोगिता हुई थी जनवरी, और जहां हुई थी वो स्थान है दिल्ली, ठीक है।
तो सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जनवरी माह में दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी किस राज्य ने जीती, मतलब प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक बार किसने पहली बार जीती, तो वो है आपका प्यारा सा राजस्थान। अपना क्या है, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ओके। वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। ओके, ठीक है। और उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बेहरवा। ठीक है, तो इतना सब कुछ अपन ने राजस्थान के बारे में देखा। अब इससे संबंधित तीसरा सवाल है भारत सोलर एक्सपो। ठीक है, भारत सोलर एक्सपो 2025। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण, कौन सा, चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? बिल्कुल ये सवाल आपके राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जयपुर का एक स्थान है सीतापुरा, वहां पर ये इसका संस्करण आयोजित हुआ। ओके। इसके बाद में वापस मैंने जूडो से संबंधित एक और सवाल लिया है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए जब ओवरऑल में सबसे पहली रैंक किसकी आई है? राजस्थान की। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी। ओके। फिर इसके बाद में जो अपना अगला सवाल है, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्म 2025 कहां शुरू किया गया है? तो वो स्थान है माउंट आबू सिरोही। ठीक है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्म 2025 कहां शुरू किया गया है? माउंट आबू सिरोही। तो प्रश्न पूछा जा सकता है तो भाई पहला कहां लगा था? ठीक है, तो पहला जो लगा था वो था नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। फिर इसके बाद में छठा सवाल है 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025, मतलब जनवरी के महीने के तहत एक सड़क सुरक्षा एक सलाह के रूप में एक अच्छा सा अभियान चलाया जाता है। तो उस अभियान के तहत, उस माह के तहत अभी जो वर्तमान 2025 का चलाया गया था उसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो प्रवाह। ओके, सड़क सुरक्षा से संबंधित शब्द दिया है प्रवाह। ओके, आ रहा समझ में? फिर अगला सवाल है यूएनसीसीडी अंकटाड बोलते हैं इसे, अंकटाड कोप 16। ठीक है, अंकटाड की ओर से कोप 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद श्याम सुंदर जियानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो रियाद, रियाद कहाँ है आपके? सऊदी अरब। रियाद की सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वहां पर 2024 में ये आयोजित किया गया था और उसमें जो श्याम सुंदर जियानी थे उनको प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। फिर राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई थी? तो आपका है मोना अग्रवाल। ठीक है, आज से संबंधित अपन ने जो भी सवाल वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं अच्छे से। और इसके बाद में आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए एकदम, और इसके बाद में आप ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। फुल ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको आप कवर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और राजस्थान के आने वाले अलग अलग एग्जाम के तहत आपको निश्चित रूप से इन्हीं से सवाल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नए सेशन के अंतर्गत जिसमें इनसे संबंधित जो अगले सिलेबस के भाग हैं उनसे संबंधित मिलेंगे। जैसे ये 3 दिन का मैंने आपको बताया था कार्यक्रम, 3 दिन का जैसे कार्यक्रम रीट मेंस और द्वितीय श्रेणी प्रश्न पत्र फर्स्ट का तीनों भाग है जो पूरा कर लेंगे। इसके बाद वापस इन्हीं टॉपिक का वापस नंबर आएगा, राजस्थान के इतिहास की प्राचीन सभ्यता है, फिर आरटी 2009, फिर राजस्थान की समसामयिक। तो उनसे रिलेटेड जो आगे की सवाल है, पिछली परीक्षाओं में सवाल आए हैं उनसे संबंधित अपन बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप अच्छे से जुड़े रहिए। अभी मेरे हिसाब से रीट मेंस की थोड़ी सी स्थिति थोड़ी नाजुक है, मतलब अभी नहीं होने वाली है, तो आप अपने जुड़े रहिए और इन सारे सवालों के साथ अपनी तैयारी को आगे जांचते रहिए, परखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।